हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आज हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी यूटिलिटी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन के साथ मिलती है। तो आइए इस टॉपिक को डिटेल में बहुत ही अच्छे से कवर करते हैं, जो कि आने वाले यूपी पीसीएस 2026 और यूपीएससी 2027 दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस है क्या? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये किस लिए बनाया गया था? इसका पर्पस क्या था? टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन मेंटेन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, एंड मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी अमंग इट्स मेंबर स्टेट्स के मध्य पीस और सिक्योरिटी को भी मेंटेन करना इसका पर्पस है। अब आइए इसके ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस के मध्य फ्रेंडली रिलेशंस को डेवलप करना। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी इसका पर्पस है। नेक्स्ट क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? टू सर्व एज अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ द नेशंस। ठीक है, अब यूएन चार्टर की अगर बात की जाए तो यूएन चार्टर में 111 आर्टिकल्स आते हैं, जिन्हें 19 चैप्टर में ग्रुप किया हुआ है। ठीक है, अब आइए इसके इवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। देखिए 1920 में क्या हुआ? लीग ऑफ नेशन वाज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड ऑन 10th ऑफ जनवरी 1920। 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। ये किसका रिजल्ट था? ये पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट था, जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद साइन हुआ। अब 1941 आता है ईयर। 1941 में क्या इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हुआ? अटलांटिक चार्टर साइन हुआ, जिसने क्या बात करी कि इट कॉल्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पोस्ट वॉर ऑर्गेनाइजेशन। इसने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जो पोस्ट वॉर मतलब वॉर खत्म होने के बाद बनाई जाएगी। किस लिए? टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, एंड प्रिवेंट फ्यूचर वॉर्स, और आगे किसी भी ऐसे वॉर को प्रिवेंट करने के लिए भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बनाने की बात की गई। ठीक है, अब ईयर आता है 1945, 1945। इसमें क्या हुआ? यूएन वाज फाउंडेड आफ्टर द साइनिंग ऑफ द यूएन चार्टर बाय 51 कंट्रीज ऑन जून 26। इसमें क्या हुआ कि 51 देशों ने यूएन चार्टर को साइन करा 26 जून 1945 को। और जो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी में देखने को मिलता है। लेकिन ये ऑफिशियली कब एग्जिस्टेंस में आया है? 24 अक्टूबर 1945 को। ये डेटा बच्चे से याद कर लीजिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। अब आता है अगला साल 1946। इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हुई। ये कहाँ हुई? लंदन में हुई, और ये कब हुई? जनवरी 1946 में हुई। ठीक है, आगे 1947 में क्या होता है? यूएन एस्टैब्लिश्ड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन, इसके कई सारे ऑर्गन्स हैं, इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यूएन ने क्या एस्टैब्लिश करा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये जुडिशियल चीज़ों को मेंटेन करता है। ठीक है, अब 1948 आया। द यूएन अडॉप्टेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, यूएन ने क्या अडॉप्ट करा? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट करा। अब क्या कंडीशन है कि यूएन धीरे धीरे एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई, जिसमें 193 मेंबर्स हैं अभी। ठीक है, अब अगर प्रिंसिपल ऑर्गन्स की बात की जाए यूनाइटेड नेशन के, तो टोटली 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। पहला यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, दूसरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक, चौथा यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा यूएन सेक्रेटरीट, और छठा यूएन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अगर छोड़ दिया जाए, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ? हेग है, और जो किस कंट्री में पड़ता है? नीदरलैंड्स में पड़ता है। बाकी के जो 5 ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो यूएनजीए हो, यूएनएससी हो, इकोसॉक हो, यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल हो, चाहे यूएन सेक्रेटरीट हो, इन पांचों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेक्रेटरी जनरल के बारे में। देखिए सेक्रेटरी जनरल कौन होता है? ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है यूएन का, एंड हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट का ये हेड भी होता है। अब इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? ही इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली द्वारा अपॉइंट किया जाता है अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल बाद। ठीक है, अब इसके कुछ चैलेंजेस को हम देखेंगे। चैलेंजेस में क्या क्या है? पहला तो ये फंडिंग इश्यूज से ग्रसित है। इसको फंडिंग इश्यूज से बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस मिलते हैं। दूसरा लिमिटेड इफेक्टिवनेस। धीरे धीरे जैसे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन या फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो अब प्रोमिनेंट में आ रही हैं, जैसे कि ब्रिक्स की बात करें, हम बिम्स्टेक की बात करें, ठीक है, तो इसकी धीरे धीरे कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस कम होती जा रही है। तीसरा इनएबिलिटी टू प्रिवेंट सम कॉन्फ्लिक्ट्स। अब बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ऐसे हैं, जैसे कि बॉस्नियन वॉर हो गया, तो उसमें इसकी यूटिलिटी बहुत ही कम होती दिखाई पड़ती है। अगला क्या है चैलेंज? कि लिमिटेड अथॉरिटी। अब इसकी अथॉरिटी भी कहीं ना कहीं लिमिटेड हो रही है, क्योंकि ये बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को अब प्रिवेंट नहीं कर पा रही है, या इसकी लिमिटेड इफेक्टिवनेस हो रही है। अगला क्या है? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, डोमिनेंट कंट्रीज हैं, नाटो जैसी, उनका ठीक ठाक इन्फ्लुएंस इस पे पड़ता है। और छठा पॉवर्टी एंड इक्वालिटी। यूनाइटेड नेशन के बनने के बाद भी जिसका मेन एम था पॉवर्टी एंड इक्वालिटी को भी थोड़ा सा देखना, उसके लिए कहीं ना कहीं ये चैलेंजिंग हो गया है। अब सजेशंस की अगर बात की जाए, तो पहले तो इसकी फंडिंग को बढ़ाना होगा। ठीक है, दूसरा स्ट्रेंथन पार्टनरशिप। इसकी पार्टनरशिप को कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तीसरा फोकस ऑन कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन। जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, या यूएन की इनफिशियंसी देखने को मिल रही है, वहाँ पे फोकस रहना चाहिए कि उसके कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट किया जा सके। चौथा इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी। जितना ज़्यादा इसमें सिविल सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, इंगेजमेंट रहेगा, उतनी ही आसानी से कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट भी किया जा सकेगा। पांचवा क्या है? स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी। इसकी अकाउंटेबिलिटी को भी कहीं ना कहीं इंश्योर करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।